Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about chemiosmosis and anaerobic respiration from chapter 4 bioenergetics for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the term chemiosmosis and also discuss about their mechanism. Then we have to discuss about the anaerobic respiration and also discuss about their types. Now first we discuss about the chemiosmosis, and we can be defined the chemiosmosis as when the chemical and osmotic events are joined together in the synthesis of ATP from the adenosine diphosphate and inorganic phosphate combined together in the electron transport chain, and they form the electrochemical gradient which is known as chemiosmosis. Now we have to discuss the mechanism of chemiosmosis. The whole process takes place in the mitochondrial membrane. As we know that the mitochondrial is a double membrane bodied organelle. The outer membrane is smooth while the inner membrane inside it folds and forming the shelf-like projection which is called as cristae. Now this cristae filled with the jelly-like substance which is known as the mitochondrial matrix, and this cristae that folds basically contain a carrier of the electron transport chain which is called as a F1 F0 particles, and the space between the outer and inner membrane is called the intermembranous space. आपको पता है कि आपने अपने चैप्टर 1 में माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता था कि इसकी ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, आउटर स्मूथ है, इनर जो है प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो है जो प्रोजेक्शंस मौजूद है जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, और बेसिकली इनमें जो F1 F0 पार्टिकल्स कंटेन किए होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा हैं। और जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो फ्लूइड फिल्ड हिस्सा है, जिस जो मेम्ब्रेनल स्पेस बनेगी उसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बोलेंगे। अब फर्दर हम देखते हैं, जब आपके पास तो जो कीमियोस्मोसिस हो रही होती है, द हाइड्रोजन आयन पम्प्स आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है जहाँ पे आपके पास F1 F0 पार्टिकल्स मौजूद हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए जाएंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जब पंप होंगे तो इसका मतलब है प्रोटॉन पंप हो रहे, दे हैव द एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP सिंथेसिस। अब क्या होता है, जैसे ही आपके पास इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पे हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करेगी फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस इनटू द मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स की तरफ। जो इनर साइड जो आपके पास मैट्रिक्स है जहाँ पे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कर रही होती है, वहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन जो है वो जो है मूव कर जाएंगे। और हाइड्रोजन आयन बेसिकली प्रोटॉन है, और इन प्रोटॉन्स के पास एनर्जी है, वो ये जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करेंगे ATP सिंथेसिस पंप। बेसिकली जो क्रिस्टे में जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में जो आपके ख़ास जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसे हम ATP सिंथेसिस पंप बोलते हैं, जिसका एक हिस्से को हम F0 कहते हैं और एक हिस्से को F1 पार्टिकल कहते हैं, और विच इज रिस्पॉन्सिबल टू यूटिलाइज दिस हाइड्रोजन आयन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP प्रोडक्शन। जब इनकी मूवमेंट होगी, ये जो मूवमेंट हो रही है हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट जो हो रही है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इनटू द इंटर मैट्रिक्स, दिस होल मूवमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। This movement of electrochemical gradient are responsible for the synthesis of ATP production. How it responsible for the ATP production?
It provides the passage of the hydrogen ion through the membrane, which is coupled with the ATP synthesis from ATP and inorganic phosphate through ATP synthesis complex, and this whole process is called the chemiosmotic ATP synthesis. बेसिकली क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेनल स्पेस से इनर मैट्रिक्स की तरफ, तो वहाँ पे F1 F0 पार्टिकल मौजूद है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स मौजूद है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ एनर्जी कंपाउंड दैट इज अ एटीपी, adenosine triphosphate, which is an energy molecule, and this whole process is called the chemiosmotic ATP synthesis. और इसको chemiosmotic ATP synthesis क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ chemiosmosis और chemiosmotic ATP synthesis कहेंगे. अब इसके हम डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं. आपके पास बेसिकली ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास ये जो है इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है. इनर मेम्ब्रेनल स्पेस पे ये आपके पास F0 F1 पार्टिकल है जो पूरा क्या बनेगा, एटीपी सिंथेटेज बनेगा. अब जो है F1 ये जो F0 F1 पार्टिकल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी एटीपी सिंथेसिस. अब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन पम्प इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये देखें आपके पास जो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है वो आपके पास जो उधर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, और ये दिस हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये प्रोटॉन है. और जब इस प्रोटॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ये प्रोटॉन जब इन साइड मूव करेगा इनर मैट्रिक्स की तरफ, ये इनर मैट्रिक्स है, इनर मैट्रिक्स की तरफ मूव करेगा. क्रिस्टल में आपके पास F0 F1 पार्टिकल मौजूद है जिसे एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल का वो कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये बेसिकली इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन के साथ कंबाइन कर देगा, जिसकी मदद से आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, and this whole process is called as a chemiosmosis. And why they are called the chemiosmosis, or key point of the chemiosmosis is that because electrochemical gradient is established. Electrochemical gradient means hydrogen ions are more present in inner membranal space and lower concentration of hydrogen ion present in the inner matrix, which are responsible for the electrochemical gradient. And osmosis means the diffusion from higher concentration to the lower concentration, the movement of molecules from the higher concentration to the lower concentration from the membrane. This process is known as osmosis. So this is the chemical, and only osmosis takes place, and which is responsible for the chemiotic synthesis of ATP or chemiosmosis, that is the production of ATP. तो इसका ये मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जब ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपके पास जो F0 F1 पार्टिकल हैं वो यूटिलाइज करते हैं जो क्रिस्टल में मौजूद है, और वो एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे. कैसे, वो इस हाइड्रोजन आयन की जो प्रोटॉन्स हैं इनसे एनर्जी यूटिलाइज करके जो आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन को फिक्स कर देंगे और एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी. और फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब लोअर वाले हैं फिर दोबारा क्या है, इनके हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज हो गए और ये फिर दोबारा डिफ्यूज हो जाएंगे, वापस अपनी जगह चले जाएंगे. और इसी तरह क्या यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो हमेशा ऑस्मोसिस कहाँ से मूवमेंट होती है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. और इस तरह क्या होता है कि ये ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करती है जिसकी मदद से हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होती है थ्रू एटीपी सिंथेसिस
कॉम्प्लेक्स के जरिए और उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके उससे एटीपी की प्रोडक्शन की होती है, जिसे हम कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं या कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये तो था कीमियो ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपने पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, आपने इसके बारे में मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इनकम्प्लीट ब्रेक, हम क्या कहते हैं, द इनकम्प्लीट breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. It is also known as fermentation. और ये प्रोसेस कैसे होता है कि आपके पास दो तरह के प्रोसेस मौजूद है, एक को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, एक को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। पहले हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो किस प्रोडक्ट पे जाएगा, उसके मुताबिक उसको हम नाम दे देंगे। अगर वो अल्कोहल बना रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह देंगे। यहाँ पे जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ और इथाइल अल्कोहल उसका प्रोडक्ट बना है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जो सिर्फ जो है वो तो जो है हमारे पास इसके अंदर सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से कि जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे पास 2 पायरुवेट जो है वो बनेंगे। वो जो 2 पायरुवेट हैं तो आगे फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उससे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NADH भी जनरेट होता है, लेकिन दिस NADH इज इम्परमिएबल, जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ये NADH जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज की फर्दर इथेनॉल की फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगी, ये यूटिलाइज नहीं होगा, जिसकी मदद से सिर्फ हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी जो प्रोड्यूस हुए हैं ये 2 एटीपी हमारे पास मौजूद होंगे। तो नेट एनर्जी हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज की जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उसके नतीजे में 36 एटीपी नेट 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, टोटल प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उससे इतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और इसमें सिर्फ हमारे पास 2 एटीपी की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह जो दूसरा अगर हमारे पास अगर प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है ग्लूकोज से तो उसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं और इसमें भी सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। इसको अगर हम जो है डायग्राम से अगर डिस्कस करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस में जो 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके पास मौजूद होंगे और जो NADH है ये जो मॉलिक्यूल बना है ये इम्परमिएबल होता है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये फर्दर जो है इसकी ब्रेकडाउन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी और हमारे पास प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड आ जाएगा जिसे लैक्टेट भी कहते हैं। तो ये तो आपके पास क्या हुआ है और इसके नतीजे में सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए और लैक्टिक एसिड आने की वजह से इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। तो हमारे पास 2 तरह की फर्मेंटेशन होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो बेस्ड करती है कि किस कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की तो हमारे पास फर्मेंटेशन बेसिकली क्या है, दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसमें क्या होती है, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, इफ नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन 2 टाइप्स हमारे पास जो है फर्मेंटेशन अकर करती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जो एग्जांपल है वो यीस्ट में हो रही है और उससे हमारे पास इथाइल अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये जो है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन के होने की वजह से क्या मसल्स में होती है, जिसकी वजह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इन दोनों के नतीजे में जो हमारे पास टोटल एटीपी आते हैं वो सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो था आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और कीमियोस्मोसिस के बारे में कि कीमियोस्मोसिस से कैसे जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे जो है मुख्तलिफ किस्मों की उसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया कि जिसमें प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।